हेलो दोस्तों, crime.com में आपका स्वागत है। 18 फरवरी को माधवी के माता पिता ने पुलिस में माधवी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। बता दे कि माधवी लगभग एक हफ्ते पहले लापता हो गई थी। 16 जनवरी ये आखिरी दिन था जब माधवी ने अपने माँ के फोन पर बात करी थी। पोंगल के दिन वो हर दिन एक बार शाम को या रात को जरूर घर पर फोन करती थी, लेकिन रात को माधवी की कॉल ना आने पर घर वालों को अजीब लगा। लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, त्योहार है, बिजी होगी। 17 जनवरी को फोन किया, फिर भी कोई बात ना हुई। अब 18 जनवरी की तारीख आ गई, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ था। कोई बातचीत ना होने की वजह से अब माता पिता को फिक्र हुई। ये माधवी कौन है? वह कैसे लापता हो गई? आखिर माधवी के साथ क्या हुआ? आइए जानते हैं crime.com में। माधवी अपने पति गुरुमूर्ति और अपने 2 बच्चों के साथ जिलेलगुड़ा में रहती थी। बातचीत ना होने के कारण माधवी के माँ बाप को फिक्र हुई। उन्होंने कहा कि चलकर अपनी बेटी की खबर लेते हैं। अब वो अपनी बेटी की खबर लेने के लिए मीरपेट हैदराबाद अपने दामाद के घर आते हैं। दामाद गुरुमूर्ति अकेला था। उसकी वजह यह थी कि जब ये पोंगल आया तो माधवी की एक और बहन हैदराबाद में रहती थी, तो माधवी के बच्चे पोंगल मनाने अपने मौसी के घर चले गए। अब गुरुमूर्ति अकेला था घर में। माँ बाप आते हैं, उससे पूछते हैं तो फिर वो बताता है कि असल में हुआ ये कि पोंगल के वक्त माधवी अपने घर जाना चाहती थी। गुरुमूर्ति ने कहा कि मैंने उसको मना किया कि अभी बच्चे हैं, यहाँ पर मेरी भी नौकरी है, तुम इस बार मत जाओ, बाद में चले जाना। इस बात पर वो गुस्सा हो गई और फिर दोनों में झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद वो 16 जनवरी को घर छोड़कर चली गई। घर वालों ने कहा, ये सी बात थी तो आपको हमें बताना चाहिए था। उसने कहा, मुझे लगा लौट आएगी, मैंने इतना सीरियस नहीं लिया। अब 18 जनवरी 2 दिन बीत गए थे, कोई सुराग ना मिला तो माता पिता ने बोला कि चल के पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। तो गुरुमूर्ति ने कहा कि हाँ, मुझे भी फिक्र हो रही है, चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं, रिपोर्ट करते हैं। अब माधवी के माता पिता और माधवी के पति गुरुमूर्ति ये तीनों इसी मीरपेट इलाके में जो लोकल पुलिस स्टेशन था वहां जाकर पूरी रिपोर्ट करते हैं। पुलिस रिपोर्ट लिखती है, पूछताछ करती है। अब लगभग 16 को गायब हुई, 17 को रिपोर्ट लिखी गई, 18 बीत गया, 19, 20, 21, 22 तारीख आ गई, लेकिन माधवी का कुछ सुराग नहीं मिला। 6 दिन हो चुके थे और पुलिस ने अपनी तरफ से भी पता करने की कोशिश की, कहीं कोई सुराग नहीं मिला। पहले पुलिस ने भी इस केस को हल्के में लिया। उसे लगा कि पति ने बताया था कि माँ के घर नहीं जाने दिए तो गुस्से में किसी अपनी सहेली के घर चली गई होगी। लेकिन जब 6 दिन बीत गए तो पुलिस को भी फिक्र हुई कुछ गड़बड़ है। अब पुलिस ने सीरियसली इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उसने सारी जानकारी इकट्ठा की। जांच से कई चीजें पता चली और सुलझी और एक दिल दहला देने वाला मामला हैदराबाद से सामने आया। हैदराबाद का रहने वाला गुरुमूर्ति इंडियन आर्मी में कुछ वक्त तक काम करता है और फिर इंडियन आर्मी छोड़ देता है। इंडियन आर्मी में काम करने का मतलब वो फौजी था। अच्छा खासा पढ़ा लिखा, देशभक्ति का जज्बा, और इसी देशभक्ति के जज्बे से वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करता क्योंकि उसका ड्रीम था। इसी दौरान जब वो आर्मी में था तो घरवालों ने उसके लिए लड़की देखी। नाम था पी वेंकटा माधवी। गुरुमूर्ति इंडियन आर्मी में कुछ वक्त तक काम करता है और फिर इंडियन आर्मी छोड़ देता है। इसके बाद वो कुछ और काम करता है। फिर लास्ट में एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी वाली जगह, मतलब खुफिया जगह, जिसको हम कहते हैं DRDO डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन,
डीआरडीओ वहाँ बतौर सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर वो काम करना शुरू कर देता है। आर्मी का बैकग्राउंड था, इसलिए डीआरडीओ में भी उसे नौकरी मिल गई। फिर डीआरडीओ में नौकरी लगने के बाद हैदराबाद के मीरपेट इलाके में अपने परिवार के साथ रहने लगता है। धीरे धीरे वक्त बीता, सब कुछ ठीक ठाक था। माधवी के घर वालों को भी पता था कि माधवी का परिवार ठीक है। पति उसे प्यार करता है, 2 बच्चे हैं, अक्सर त्योहारों में घर आना जाना भी होता। 14 जनवरी को माधवी को मकर संक्रांति पर अपने घर जाना चाहती थी। मकर संक्रांति को दक्षिण भारतीय पोंगल भी कहते हैं। माधवी चाहती थी अपने घर जाना और अपने माता पिता के साथ त्योहार मनाना, लेकिन पति के मन को समझने की वजह से वो गुस्सा होकर घर से चली जाती है। इधर माधवी के माता पिता माधवी को फोन करते हैं, पर माधवी का फोन ऑफ होने से माधवी के माता पिता अपने दामाद के घर जाते हैं। फिर तीनों मिलकर पुलिस स्टेशन जाके माधवी की मिसिंग कंप्लेंट करा देते हैं। पुलिस गुरुमूर्ति से पूछताछ किया, अच्छा बताओ हुआ क्या था? तो उसने कहा 16 तारीख को मैं आया, उसके बाद शाम को माधवी घर जाने के लिए जिद करी। मैंने उसे मना किया और माधवी गुस्से से घर छोड़ के चली गई। अब पहली बार 22 जनवरी को पुलिस गुरुमूर्ति के घर के आसपास से सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो अजीब सी एक चीज नजर आई। दिन में एक बार दोपहर से पहले माधवी घर से निकली और फिर घर की तरफ जाती हुई दिखाई दी। घर के अंदर जाती हुई दिखाई दी, लेकिन उसके बाद उस घर से माधवी कभी बाहर आई नहीं। पुलिस को अब ये बात अजीब लगी और गुरुमूर्ति पर कुछ शक होने लगा और उसको दोबारा पूछताछ करने लगे। अब गुरुमूर्ति से वही सारे सवाल जो 6 दिन से हो रहे थे घुमा फिरा कर करना शुरू किया। तो पुलिस ने पाया कि जो उसके पहले दिन के जवाब थे, जो दूसरे दिन के जवाब थे, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। उसके स्टेटमेंट बदल रहे हैं। पुलिस को लगा कि कुछ गड़बड़ है। फिर गुरुमूर्ति से अपने तरीके से पुलिसी अंदाजा में पूछताछ की। तब जो सामने आया, पुलिस भी सुनकर डर गई। दिल्ली के श्रद्धा वालेकर मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। श्रद्धा वालेकर केस को सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप हमारे चैनल पर जाकर पूरी वीडियो देख सकते हैं। गुरुमूर्ति पुलिस अंदाज को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने पुलिस को कहा कि 16 जनवरी को मैं शाम को घर आया तो मेरी बीवी से झगड़ा हुआ। उसने कहा झगड़े की वजह वही थी जो मैंने आपको सच बताया। वो पोंगल पर अपने घर जाना चाहती थी, मैंने उसे मना किया। इस पर उसने मुझे कुछ टॉन्ट करा जिससे मुझे गुस्सा आया। फिर मैंने उसका गला पकड़ा। उसी गुस्से में मेरा हाथ उसके गले पर इतने जोर से कसा कि उसने दम तोड़ दिया। जब उसकी मौत हो गई तब मैं पहली बार घबराया। मुझे लगा ये मैंने क्या किया। अब लाश को रखकर कई घंटे तक सोचता रहा कि मैं करूँ क्या। फिर उसने लाश को बाथरूम में ले गया। वो बाथरूम में ले जाने के बाद उसने तेज धार हथियार से अब लाश के टुकड़े करने शुरू किए। वो लाश के छोटे छोटे टुकड़े करता और फिर उन्हें पॉलिथीन में रखता, पर उसे लगा कि ये कब तक करता रहूँगा और फिर कहीं बदबू ना आ जाए। तो उसे याद आया कि अगर इस लाश के टुकड़ों को उबाल दूँ तो स्मेल नहीं आएगी। उसके घर में एक बड़ा सा प्रेशर कुकर था, तो उसने लाश के छोटे टुकड़े किए, प्रेशर कुकर में डाला, उसे उबाला। उबालने के बाद उसे पॉलिथीन में डाला। 16 जनवरी से यह सिलसिला शुरू हुआ। 3 दिन 72 घंटे तक वो अपने घर में बैठकर लाश के टुकड़े करता रहा, उबालता रहा। लेकिन अब उसके बाद उसके सामने एक और दिक्कत हुई। उसे लगा लाश के टुकड़े तो हो गए, लेकिन जो लाश की हड्डियां है उसका क्या करे, वो तो उबालेगा नहीं। फिर उसने लाश की हड्डियों को काटा, फिर उस हड्डी को एक तरह से पीस ही दिया, फिर कुकर में डाला, मिलाया और फिर 72 घंटे तक ये सारी चीज़ें करने के बाद एक नदी पर उन टुकड़ों को फेंकता। ये सारा काम करने के बाद उसने पूरे घर की सफाई की, एक एक कोना को धो डाला, एक एक चीज़ साफ किया, प्रेशर कुकर साफ किया और उसको वही किचन में ही रख दिया। और ये सारा कुछ करने के दौरान वो 3 दिनों तक उसी घर में आराम से रहा। 18 जनवरी तक उसने ये सारा काम करा। उसी दिन माधवी के
माता पिता के हैदराबाद के उसी घर में आ गए और पुलिस में रिपोर्ट दी। खुद पुलिस के पास गया जैसे वह बहुत परेशान है। ये सब सुनने के बाद पुलिस की एक टीम डॉग स्क्वाड के साथ उसी नदी पर पहुंचती है। 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। लाश का एक छोटा सा टुकड़ा भी पुलिस के हाथ नहीं लगा। हड्डियों के मिलने का सवाल नहीं, क्योंकि उसने उसको ग्राइंडर में पीस लिया था। अब फॉरेंसिक की टीम उसके घर पहुंची और प्रेशर कुकर को भी कब्जे में लिया। बाथरूम के नल, हर चीज को एग्जामिन किया और वहां से नमूने उठाए और अपने साथ ले गई। जांच का समर्थन करने के लिए स्टोव, चाकू, रोलर और फिनाइल की बोतल सहित महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए गए। कमिश्नर सुधीर बाबू ने पाया कि हत्या अचानक उकसावे की कार्रवाई नहीं, बल्कि एक पूर्व नियोजित अपराध था। मूर्ति के कबूलनामे के आधार पर मामले को भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 103(1) हत्या, 238 सबूतों को गायब करना या अपराधी को बचाने के लिए गलत जानकारी देना और 85 पति द्वारा क्रूरता के तहत पुनर्वर्गीकृत किया गया है। अब ये केस अदालत तक जा पहुंचा है। आप लोग कमेंट करके बताइए आरोपी को क्या सजा मिलनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे नए वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए कृपया नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।